PTI के साथ कोई, जहाँ तक इत्तेहाद के सवाल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे कोई फैसला अब तक नहीं लिया। उस पॉपुलर को इलेक्शन तक फैसले होने के बावजूद सामने लाकर खड़ा करें। साकी जमहूरियत पे मैं समझता हूँ कि सारे जमाती को आना चाहिए। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिली। एक इलेक्शन बताए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी उतनी ही अहम होगी जितनी उसकी तारीख है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके इलेक्शंस की डेट आ गई और अब इलेक्शन की तैयारियां शुरू हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन भी हो जाएगी और उसके बाद फिर 54 डेज़ इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन कैंपेन, सिक्रूटनी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और फिर फाइनली पोल डे आएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सब लोग इलेक्शन लड़ सकेंगे या सब सियासी जमातें इलेक्शन लड़ सकेंगी? गुज़श्ता रोज़ यानी जुमेरात के रोज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की कि हमने पीपल्स पार्टी और PTI को इकट्ठा कर दिया। वैसे तो PTI का वफ़द भी JUI से भी मिल चुका है, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है और बहुत सारे तबसरे भी हो चुके हैं। तो ये क्या मफाहमत या इकट्ठा होना ये भी पॉसिबल होगा? क्योंकि इलेक्शन कैंपेन हो तो रादर फासले बढ़ते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि फासले सिमट जाएंगे। इन तमाम अमूर पर आज हमारे रूबरू हैं ऑनरेबल सेनेटर साबिक वफाकी वज़ीर जनाब फैसल वाडा साहब। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए एंड एज़ यूजुअल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर सर। इलेक्शन तारीख तो आ गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या PTI इलेक्शन लड़ सकेगी? बहुत शुक्रिया पराज साहब आपका। देखिए वैसा इलेक्शंस, वैसे तो हर चीज़ यहाँ पाकिस्तान में से बुलेटिन टाइम पर होता है, बाकी तो हर चीज़ आप PIA के साथ कर लें, उसकी फ़्लाइट के साथ। देखिए सर, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे मुझे, दुनियावी तौर पे और कानूनी तौर पे। मगर अल्लाह ताला को मुआवजा कर दे तो अलग चीज़ है। जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है, तो अगर निशान होगा तो हाथ नहीं होंगे, हाथ होगा तो निशान नहीं होगा, निशान और हाथ नहीं होंगे तो टिकट देने वाला नहीं, साइन करने वाला कैसे करेगा साइन, और लेने वाला कौन होगा? तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। सो रिलेटिवली आई डोंट सी दैट आल्सो हैपनिंग द वे एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग। आपने कहा कि चेयरमैन नहीं नज़र आ रहा है, चेयरमैन PTI इलेक्शन लड़ते हुए, क्यों? देखिए पराचा साहब, इस मुल्क के अंदर ना 3 एक ऐसे लफ्ज़ हैं जिससे सियासत में अदली बदली हो जाता है। DIS, ये अगर डिस लग जाए क्वालिफिकेशन के आगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और मिट जाए तो क्वालिफाई हो जाता है। तो मैं खुद भी इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ। जी एक्सक्यूज मी। तो मुझे तो अंदाज़ा है। जो केसेस हैं चल रहे हैं, जैसे साइफर है या और दीगर केसेस हैं, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन तो आपको नज़र आ रही है, कन्विक्शन नज़र आ रही है। साइफर में भी आपको नज़र आ रही है, बाकी केसेस में भी नज़र आ रही है, लेकिन बाकी केसेस में कुछ ऐसे केस है पर्सनल जिनके ऊपर मैं बात करना मुनासिब नहीं समझता। नहीं तो शखाना वाली सज़ा सस्पेंड हो चुकी। सर देखें, साइफर जो है वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हील हुज्जत है। इट्स एन ओपन एंड शट केस, और वो एक मिस्टेक या वो एक गलती 9 मई के साथ साथ वो तबाही भी बंदूक, गोली और चलाने वाला चेयरमैन है। अब वो ये नहीं कह सकते मुझे इन सब ने कहा था, मौकिल जिन ने कहा था, ख़ास ने कहा था, सांप ने कहा था, गटर कीड़ों ने कहा था, तो वो तो हो गया है। और पहले आप सांप और कीड़े कहते थे, आज मौक्कल साथ लेके आए, ये क्या वजह है? सर देखिए, मौक्कलों का और जिन भूतों का बड़ा ताल्लुक था और आज भी है, और मैं भी कहता हूँ कि अगर ऐसा है, देखिए मैं शायद सबसे बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ मैं, लेकिन सर मेरा जो ईमान है वो बड़ा मजबूत है। मैं अल्लाह के आगे माथा टेकता हूँ और कहीं नहीं टेकता, और वो मैं एक समझता हूँ कि दिल हिलाने वाली चीज़ है। जब मैंने वो ऑप्टिक्स देखे, आपको फातिहा पढ़ने की तो इजाज़त है हर जगह के ऊपर, लेकिन माथा टेकने की इजाज़त सिर्फ अल्लाह के आगे है। ये मेरी सोच है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा समझता हूँ कि शौकत खानम जिसने बनाया वो एक आम आदमी नहीं हो सकता, उसको अल्लाह ताला ने कोई ऐसी सलाहियत दी है कि वो शौकत खानम बना। लेकिन फिर आज इंसान गलतियों का पतला भी है, और वो जो जिन भूत थे और वो जो ख़ास थे और सांप थे और गटर कीड़े थे, वो एक्सपोज हो गए। और अभी तो इन्हीं के जिन जो हैं, वो पुराना जिन उनका जो है वो ले डूबेगा जिन भूतों को भी, वो भी आइंदा आने वाले वक्तों में आपको पता चलेगा, आप देखेंगे। पुराना जिन को सर वो तो आप इंतजार करें ना, अगले प्रोग्राम के लिए तो मुझे कुछ रहने देना। तो जो आपने पुराने जिन की बात की, एक सर जिनों में एक पुराना जिन है, उनका पता पुराना जिन वो भी ले डूबेगा।
तो नहीं, वो जो मतलब है, जो अभी कल परसों कह रहे थे कि मैं साथ हूं अभी पार्टी, उनकी बात नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, अच्छा, मैं जिन बूतों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। नहीं, पुराना जिन, यानी अगर हम दुनियावी ट्रांसलेशन करें, दुनियावी ट्रांसलेशन में उन जिन बूतों के पुराने जिन, कोई दोस्त जिन होगा जो उनका काम उतार देगा। अच्छा, तो अभी बहुत कुछ होना है। मैं समझता हूँ देर है दुरुस्त है, शायद अभी भी उनको समझ में आ जाए, क्योंकि जिस वक्त मैं निकाला गया पराचा साहब, तब पार्टी अरूज पे थी, खान साहब आसमान से बातें कर रहे थे, और आप जो बातें कर रहे थे उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था ये बातें। तो मैं तो हाथ बांध के 9 मई के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया, मुझे तो अल्लाह ताला ने इज्जत से निकाल दिया, मैं पहले साइड पे साल पहले आ गया, और जो बातें मैंने की वो पराचा साहब सब चीज़ें ठीक निकली, और मैं तो उनको भी अपनी वफा और अपनी वफादारी दिखा के आगे। मैंने उनसे कहा था आप पे गोलियां चलेंगी, मैंने उनसे कहा था काम ना करें, मैं उनको रोकता रहा, ठीक है, वो नहीं माने। तो नहीं, क्यों नहीं माने फिर, जब आप इतनी खुल के बात कर रहे थे? देखिए पराचा साहब, मसला सारा ये है कि जब इंसान अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे ले आता है जहाँ वो सोचता है कि सब चीज़ें मैं ही कर सकता हूँ। देखिए, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, हम सोचते कुछ है, करता अल्लाह मियां है। जब आप कहें मेरे हाथ में सब कुछ, आई मी एंड माई सेल्फ, मैं करूँगा, तो मैं तो भारी पड़ जाती है। तो वो क्योंकि ख़ास भी उनके साथ था, ताकत भी थी, जिनबूत भी थे, मशवरा देने वाले भी थे, पॉपुलैरिटी भी थी, तो उन्होंने कहा उलट देंगे, तो उलटने में खुद उलट गया, ये हुआ है। और मैं तो देखिए, अब पराचा साहब, नॉट ओनली मैं पीटीआई की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, ये जो DIS लग जाता है और मिट जाता है ना, ये अब ड्रामा बंद होना चाहिए। ये जो आजमाए हुए लोग हैं इनको वापस ना आजमाएं। नहीं, आप जो ख़ास की बात कर रहे हैं, तो ख़ास भी आपको कहीं इम्प्लीकेट होता नज़र आ रहा है? हाँ सर, फैज़ाबाद धरने में आपको नज़र आएगा। मैं तो आपके प्रोग्राम में सबको पहले से बताता रहा हूँ कि मेरी ये फेथ लाइन है कि मैं इसलिए नाम नहीं लेता था, या मैं बहुत सारी चीज़ें इसके बाद भी मैं समझता हूँ कि अरशद शरीफ का केस भी खुलेगा इंशाल्लाह, वो भी उम्मीद है मुझे मंतकी में, क्योंकि अभी तक जो मैं सोच रहा हूँ, अल्लाह दुआ करता हूँ अल्लाह इज़्ज़त रख लेता है, वो सब चीज़ें ठीक होती जा रही हैं। तो फैज़ाबाद धरने में इम्प्लीमेंट कराया जाएगा कानून को, सजाओं के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। नहीं, कैसे अभी तो चीफ जस्टिस साहब बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि जी फैज़ाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन है? देखिए पराचा साहब, मैं तो पुराना सेटअप तो मुझे नहीं किसी ने कोर्ट में बुलाया, लेकिन अगर आज मुझे कोर्ट बुला लेगी तो 60, 70, 90 दिन का काम है वो मैं 10 मिनट में करके चला जाऊंगा, क्योंकि मास्टरमाइंड का उनको भी पता है बहुत अच्छी तरह, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि सब एक तौर तरीके से जाना चाहते हैं कानूनी एम्बिट के अंदर, तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं तो अभी भी मैंने, क्योंकि इस धरने के बाद जो तहरीक लब्बैक के साथ नेगोशिएशन थी, उसमें पहले हमारे रिलीजियस मिनिस्टर थे कादरी साहब, ठीक है, फिर शेख रशीद साहब आए। ये दूसरे धरने की बात कर रहा हूँ, जब वो लाहौर से चले थे, और जब उनको बतौर बोनाफाइडी एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर किया गया उस मायदे के बाद। तो मुझे तो ये फैज़ाबाद धरने की भी बहुत सारी चीज़ें पता है। फिर ये इसके ऊपर जो केस बनाया गया, किसने बनाया, किसकी हदायत थी, कैबिनेट के अंदर किस तरह हुआ, कैबिनेट में क्या झगड़े हुए, क्या बातें हुई, तो वो तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास क्लैरिटी है, मैं एनी शायद हूँ उस चीज़ों का। और प्लस ये कि उसके बाद जो धरना था उसमें पहले कादरी साहब थे एज मिनिस्टर, नूरुल्लाह कादरी साहब एक एज मिनिस्टर, ठीक है, फिर शेख रशीद साहब थे एज मिनिस्टर, और फाइनल राउंड पे जब सब मिनिस्टर बैठ गए तो फिर मैं एज अ मिनिस्टर गया वो नेगोशिएशन करने। तो उसमें भी ख़ास का क्या रोल था, 2 अरब रुपए का क्या रोल था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कौम को नहीं पता। 2 अरब रुपए का क्या मतलब? पराचा साहब देखिए, मैं तो मैंने सिस्टम को इतना करीब से देखा है, एंड अल्लाह हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड, कि शायद मैंने जो कुछ देखा है छोटी सी अपनी जर्नी के अंदर पॉलिटिकल, शायद कोई भी इतना करीब से नहीं देख सकता था। और क्योंकि मैं चेयरमैन साहब का भी करीबी आदमी था। नूरुल्लाह कादरी साहब फेल तो नहीं हुए थे, क्योंकि जब वो फाइनल हुए मुज़ाकरात तो उनको पता था, या उस वक्त ये वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को इल्म था? देखिए पराचा साहब, इसमें एक ख़ास ने झूठा कुरान भी उठाया है, ठीक है सर। तो मैं अभी भी आपको ये ज़रूर कहूँगा कि तहरीक लब्बैक के जितने भी करता धरता थे उस टाइम के, इंक्लूडिंग उनके साहबजादे, मेरी किसी भी बात के ऊपर वो झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरा उनका एक जगह के ऊपर टकराव भी हुआ बहुत सख्त जब नेगोशिएशन हो रही थी, और उनको ये बात यानी आर्गुमेंट हुआ? नहीं, आगे बहुत हीटेड आर्गुमेंट हुआ। अच्छा। फिर मैं उनके साथ गया, फिर उनके जहाँ भी वो बैठते हैं वहाँ गया, लेकिन उनको एक चीज़ मेरी समझ आ गई थी कि मैं उनसे कहता था कि मैं मैन ऑफ वर्ड्स हूँ, मैन ऑफ कमिटमेंट हूँ, मैं वो चीज़ नहीं करूँगा कि बाकी वज़ीरों की। तो मैंने एक वज़ीर का पैर पड़ते हुए भी देखा है। क्या मतलब? नहीं, मैंने तहरीक लब्बैक के आगे पैर पड़ते हुए भी देखा है। यानी एक फेडरल मिनिस्टर पैर पड़ा है,
वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो मुझे तो बहुत कुछ पता है, तो नहीं तो जब आप सामने बैठे आप बता दें वो हम आप उनसे पूछने के लिए बताया ना कि देखिए कुरान भी एक खास ताकतवर आदमी ने कुरान उठाया उनके आगे, ठीक है, और मिस कमिटमेंट का कुरान उठाया है, ठीक है। सो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की पढ़ती बहुत मुश्किल हो जाती है, इंसान का अल्लाह को तौबा करनी चाहिए, हम सब गुनाहगार लोग हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नूरुल हक कादरी साहब भी नाकाम हुए, शेख रशीद साहब भी नाकाम हुए? नहीं सर, नाकाम इस तरह नहीं हुए, उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए वो उस वक्त तक तो मसला हल कर गए उस पर्टिकुलर डेट पर, ठीक है। उसका तो सामने आया नहीं कोई नहीं ना। तो मेरा तरीके लब्बैक के साथ ये ज़रूर एक ताल्लुक है कि वो मेरे लिए गलत बयानी कभी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि उनको ये समझ में आ गई थी, क्योंकि बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स थे और मैं फेडरल मिनिस्टर भी था, और फिर जिधर मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग में भी लोग हैरान हक्का बक्का हो गए जो बातें हुई, जो बातें मैंने की, और मैं उनके साथ फिर बगैर सिक्योरिटी के, बगैर कॉर्डन ऑफ किए हुए निकल गया उनके साथ। और मैंने उनसे कहा मैं वो कमिटमेंट कर सकता हूँ कि आधी रात को आप मुझे फ़ोन करें तो मैं कहूँ मैं हाजिर हूँ। क्या कमिटमेंट किया? वो तो पराजा साहब देखिए, जैसे जैसे आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपके एक ही प्रोग्राम में सब आप मुझसे निकलवा दें हमेशा की तरह, तो आप मुझे आगे बुलाएंगे कैसे? मैं कॉफ़ी पैसे नहीं, और टॉपिक्स आ जाएंगे। माशाल्लाह दिस कंट्री इज वेरी रिच, आई नो, इन डिफरेंट सिनेरियोज न्यूज़। तो उसमें पराजा साहब फिर मेरा उनके साथ जो ताल्लुक़ है वो आज भी बड़ा इज़्ज़त का ताल्लुक़ है, और वो इस वजह से इज़्ज़त का ताल्लुक़ है कि उनको पता था कि मैं मिस कमिटमेंट का, मैंने कहा मैं तो, मेरे साथ तो जहाज़ भी आ गया था प्राइम मिनिस्टर का, 2 अरब रुपए भी टेबल पे मेरे पास थे, आपके पास, मतलब सरकार के जो भी था अप्रूवल्स थी, ठीक है, और बहुत कुछ मुझे तो पता है और बहुत कुछ। लेकिन अगर आप मुझसे आज नहीं, वो 2 अरब की फिर डील हुई थी? नहीं, उन्होंने कोई पैसा उन्होंने नहीं लिया, मैंने उनको ऑफर नहीं किया, बट ये सब बहुत कुछ है, इतना गंद है। देखिए मैं आपको बताऊँ, जैसे अरशद शरीफ साहब है, हमारा दोस्त, हमारा भाई, ये शहीद है, मुझे कोर्ट बुलाया इसलिए नहीं रही कि बहरान आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इसी तरह इन चीज़ों पे मुझे इसलिए आप बुला सकते हैं क्योंकि मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब एक हमारी तरह ब्लैंड बोल्ड अल्लाह तवक्कल चलने वाले हैं, आगे आसरा नहीं देखते, कानूनी तौर पे जो है, जो आइन कानून कह रहा है, सच्चा आदमी है वो, ब्लंट आदमी है, सच्चा ईमानदार आदमी, तगड़ा आदमी है, ठीक है। तो शायद बुला लें। इसी तरह अरशद शरीफ साहब का कत्ल का है, पहले तो लोग कह रहे थे वो एक्सीडेंटल मर्डर है, अनआइडेंटिफाइड आइडेंटिटी है, तो जब मैंने आगे बोला वो सब्जी अल्लाह ने वो भी ठीक की, एक तकलीफ दिया, मतलब उसमें किसको क्या फ़ायदा था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन मुलव्विस थे, तो जो सालों की इन्वेस्टिगेशन है वो मैं दिनों में और हफ्तों में बदल सकता हूँ और कुछ शवाहिद भी दे सकता हूँ। चले, ये बड़ी आपने रादर ऑफर कर दी कि आप शवाहिद भी दे सकते हैं। इधर रुकिएगा नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैं बेसिकली तो इलेक्शन पे बात करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन का सिनेरियो क्या बन रहा है, कराची में क्या सूरत हाल है, या पीटीआई के लोग निकल के जिन दूसरी जमातों में जा रहे हैं उनका क्या स्कोप है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज जनाब सेनेटर वाडा साहब हमारे रूबरू हैं। आपने एक तो कह दिया कि बैट होगा तो हाथ नहीं होंगे, हाथ होगा तो टिकट लेने वाला नहीं होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग पीटीआई के अंदर मौजूद हैं, चेयरमैन पीटीआई के साथ मौजूद हैं, और वो पब्लिकली ये बात करते हैं कि हमारा 9 मई से कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन हम पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। तो लोग तो हैं ना, कहाँ है वो? मैं तो आप मुझे बताएं। असद कैसर साहब, देखिए अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान तो खैर एक बहुत ही ज़बरदस्त कारकुन है, पॉलिटिकल, बहुत अच्छा इंसान है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और बहुत अच्छा आदमी है। परवेज इलाही साहब जेल में बैठे हुए हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जेल, असद उमर साहब कह रहे हैं मैं अभी भी पीटीआई में खड़ा हूं। मेरी बात सुनने भाई साहब, अगर कोई कहता है मैं पीटीआई का खड़ा हूं और पीटीआई उसका नहीं खड़ी, तो ये आपकी आम ख्याली है ना। आप किसके बारे में कह रहे हैं? जिनका आपने नाम लिया, परवेज इलाही साहब? नहीं, मैं जिनका आपने आखिर में नाम लिया को कह रहे हैं। क्या मखदूम शाह महमूद, असद उमर साहब क्या होता है? तो वो तो पार्टी डिसोन करती है उनको, वो भी एक्सपोज हो गए हैं, ठीक है। तो जो बेसिक प्लेयर्स थे पार्टी के अंदर वो तो सारे तितर बितर हो चुके हैं, ठीक है। पॉपुलैरिटी अगर आप मुझे कहें तो वो पॉपुलैरिटी मेजॉरिटी इस पीडीएम की नफरत की पॉपुलैरिटी भी है, एडिशन टू जो पॉपुलैरिटी है वो है, और उसके बाद एक पीडीएम की नफरत की भी पॉपुलैरिटी है। तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अगर आपके पास निशान ही नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे, और निशान होगा तो हाथ लेने वाला कोई नहीं होगा, अगर हाथ लेने वाला कोई होगा तो टिकट देने वाला नहीं होगा। ये जो अब दूसरी मसलन परवेज़ खटक साहब ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना दी, या पीटीआई से निकलने वाले इस्तेकाम पार्टी में चले गए, वो आपको जीतते नज़र आ रहे हैं? खटक साहब के बारे में क्या, उनकी पार्टी के बारे में? उनके महमूद खान चीफ मिनिस्टर भी उनके साथ चले गए। देखिए पराचा
इस मुल्क में ना, जिस मुल्क के अंदर मुर्दे का वोट डल जाए और वो काउंट हो जाए ना, तो उस मुल्क की तो वाह वाह है। तो पाकिस्तान वाह वाह वाला मुल्क है जिसमें मुर्दे का वोट भी डलता है, ठीक है। तो फॉलोइंग हो ना हो, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जिसकी लाठी होती है, उसकी बहस होती है, जिसकी पुलिस हो, डीसी हो, आरओज हो, पोलिंग स्टाफ जिसका हो, जिसकी मैनेजमेंट ज़्यादा होती है। आपको याद होगा कि जिधर 20,000 वोट पड़ता कराची में, वहाँ एमक्यूएम के ज़माने में 1.5 लाख वोट पड़ता था। तो ये सब मैनेजमेंट का खेल है ना, और ये तो पाले पूसे, ये बाप की जागीर है पाकिस्तान, तो फैमिली कॉर्पोरेशन है कि ना है एक्सपायर्ड लीडर्स को भी हम बर्दाश्त करें, उनकी नालायक औलाद को भी बर्दाश्त कर लें, समधी भाई चचा मामा ताया सबको। तो किसी ने, किस पॉलिटिकल पार्टी ने दिया क्या किसी को? कुछ नहीं दिया। 3 चीज़ें आप मुझे बता दें सर। देखिए, गटर से ढक्कन से मरने वाला बच्चा, करंट लगने से मरने वाला बच्चा, स्कूल कॉलेज ना जाने से जाहिल रहने वाला बच्चा, माँ बाप को अद्वियात ना देने की वजह से, बिल ना देने की वजह से, नौकरियाँ ना होने की वजह से, जितनी भी आपकी रोज़मर्रा की अशियात हैं, उनकी ज़रूरियात जो हैं, वो तो सारे लीडरों के पास फैक्ट्री हैं। तो यही नारा लगा के तो पीटीआई इक़्तिदार में आई थी। 100 दिन में मुस्बत तनकीद, मनफी तनकीद नहीं करनी, मुस्बत शो करना है 6 महीने में। पहले तो लड़ाई नहीं थी, सेम पेज था, 1 पेज था, फिर भी कुछ ना हो सका। देखिए पराचा साहब, जब आप अपने देखिए, मैं आपको बताऊं, हमें कहते हुए बड़ी कबाहत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है हमें कि हम वो जमहूरियत का जनाजा पीटते हैं कि हम बहुत जमहूरी लोग हैं, हम सब, जब कोई ज़रा से ही आगे पीछे हो जाए। अब ये जो आज आपको जो डॉलर नीचे मिल रहा है, 50 रुपये, वो 60 रुपये नीचे आ गया, 50-60 रुपये पेट्रोल नीचे आ गया, चीनी, चावल, तेल नीचे, स्मगलिंग डाउन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज प्रॉफिट में आ गई हैं। ये कैसे हो रहा है? कोई चीफ आर्मी साहब का कोई जादू का चिराग थोड़ी, वो अपनी जेब नहीं भर रहा। अब आप पब्लिक कहती है जी वो तो डंडा सोटी से कर रहे हैं, और डंडा सोटी नहीं होती भाई, गवर्नेंस इसको कहते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर करते हैं आप चीज़ों को, ठीक है, डिसिप्लिन में लाते हैं। लेकिन जब आप इन चोरों को, सारी 18 पार्टियों के 18 लीडरों को, आजमाए वो को, जिन्होंने मुल्क की तबाही की है, उनको फिर आप वो चांस देते हैं। तो अगर ये डेमोक्रेटिक सेटअप आ भी जाता है तो ठीक है, आप मज़ा ले लें। 13 महीने, 14 महीने, 17 महीने, 22 महीने एट वर्स्ट। मैं तो नहीं देख रहा, मैं तो 13 महीने पे हूँ, आप 17 कर लें। कोई मोजाती चीज़ होगी तो 22 महीने कर लें, तो सेटअप, और जैसे ही सेटअप आएगा, कोई भी सेटअप आ जाए, चाहे वो पीटीआई, कोई भी, ये डॉलर वापस अपनी जगह से बाहर जाएगा, पेट्रोल बाहर जाएगा। ये तो जब वक्त आएगा देखा जाएगा। अभी इलेक्शन के हवाले से आपका शहर कराची, उसमें क्या मंजरनामा नज़र आ रहा है? कोई मंजरनामा नहीं है। देखें, कुछ हिस्सा नेचुरली पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी है वहाँ, वो उनको वैसी सीटें गए, 2-4 सीटें आगे पीछे हो जाएंगी, उनकी 5 सीटें हो जाएंगी, 10 सीटें हो जाएंगी। कुछ एमक्यूएम को खाता मिल जाएगा। पीटीआई तो मुझे कराची में तो कम्प्लीटली वाइप्ड ऑफ नज़र आ रही है। अब पूरे पाकिस्तान में वाइप्ड ऑफ है। 14 सीटें थीं 2018 में, अब खाली अली जैदी साहब के जाने से, इमरान इस्माइल की जाने से, या नकवी साहब को स्टेज से उतारने से सारा बोझ तो पड़ गया ना हलीम आदिल शेख साहब पर। देखिए पराचा साहब, मेरा मसला ये नहीं है। मेरा मसला ये है कि इस मुल्क में ना 2018 से पहले ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस थे, ना 2018 के थे, ना आगे होंगे, ना उसके आगे होंगे। तो इस मुल्क में ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस तो कभी नहीं हुए, ना होंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने सिस्टम्स और रिफॉर्म्स इसलिए नहीं किए कि सिस्टम हमने बनाया कि जहालत को हम पीक पे रखें ताकि अच्छे बुरे की पहचान ना हो। यहाँ तक हम गिर गए हैं कि हम गुर्बत की वजह से 10 साल की बच्ची को नौकरी लेने भेजते हैं, उसकी अजमत लुटवाते हैं, उसको कत्ल करवाते हैं, उसकी वीडियो बनती है और इंसाफ नहीं होता। तो जब आप इस हद तक गिर चुके हों समेत मेरे, और आपके पास कोई चीज़ ना रही हो, तो आप जानवर और इंसान का फ़र्क ख़त्म कर देते हैं। तो जो आप, मेरी आदत तो बदल सकते हैं, मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है, मेरी आदत बदल सकते हैं। आप कहेंगे कि जी आप सॉफ्ट ड्रिंक पी लें या ग्रीन टी पी लें, मेरी फितरत नहीं बदल सकते। पानी पी लें, मेरी फितरत नहीं बदल सकते। तो फितरतन जो लोग ख़राब हैं, जिन्होंने बिगाड़ किया इस मुल्क का, वो कैसे करेंगे? और मुझे आप बताएं ना पराचा साहब, मुझे आज आप बताएं सर, आप मुझसे काबिल आदमी हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं दुनिया, सर मुझे कोई मंशूर तो दें कि पाकिस्तान में डॉलर नीचे कैसे आएगा, रोटी नीचे कैसे आएगी। मुझे बकवास नहीं सुननी कि मैं मजलूम था। अब सभी मजलूम है, तो पीटीआई मजलूम है, नून भी मजलूम है, पीपल्स पार्टी भी मजलूम है, सारे मजलूम है। ये सारे मजलूमों की ड्रामे से मैंने सर कोई बच्ची थोड़ी बयानी है, मुझे तो मुल्क, लेकिन मजलूमियत के हवाले से अभी अली मोहम्मद खान साहब मेरे शो में आए थे लास्ट वीक, वो तो कह रहे थे कि हमें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। सर अगर आपके पास कीबोर्ड के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इतनी आप भूचाल ले आते हैं, तूफान ले आते हैं, क़यामत ले आते हैं, निकले बाहर, फिर क्यों नहीं निकल रहे? देखिए सर, ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करने और सपोर्ट करने में और रोड पे सपोर्ट करने में बड़ा फ़र्क है। और दूसरी चीज़ है कि देखिए 9 मई का वाक़या जो है वो एक आम वाक़या नहीं है, ठीक है, और उसको आप कंडेम इज़ नॉट द टर्म एंड वर्ड। जो हो गया वो एक दुनिया में दुश्मन भी नहीं करता, ठीक है, नंबर 1।
नंबर 2 ये कि सर हमें सब कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत क्या थी? हम मेजॉरिटी से आ रहे थे, हमारी पॉपुलैरिटी ग्राफ आसमान पे था, हमें सब कुछ करने का फ़ायदा कि चीफ कोई भी बने, क्यों किया गया कि वो जो ख़ास है उसको चीफ बना दें, हम इक़्तिदार अगले 10 साल तक बैठे रहें, इन चीफ को रोक दें। ये हमने चीफ जस्टिस के साथ किया। दुनियावी तौर पर तो उनका भी रास्ता होगा। दोनों के केस में डिवाइन हेल्प आई, अल्लाह की तरफ से मदद आई। अल्लाह ने कहा मैं करने वाला हूँ, ठीक है। ये तो हम देख रहे हैं ना, तो कुछ काम इनसे लेना है। देखिए यानी ये सारा, एक मिनट सर, ये बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट आप बात कर गए, बहुत सीरियस बात कर गए। यानी कि ये सारा 9 मई का किया गया इसलिए कि चीफ आर्मी आसिम मुनीर साहब को चीफ ना बनने दें, और क्या था? वो तो बन नहीं चुके थे। नहीं, उसके बाद ये जो गोलियां चली, अरशद शहीद की शहादत हो गई, वो बच्ची टायर के नीचे आ गई, खान साहब का गोलियां चली, उसके पैरामीटर्स तो आप चेक करें ना। उसका हासिल हसूक एंड ऑफ द डे आपका गोल क्या था? क्या आप डेमोक्रेसी बहाल कर रहे थे, जमहूरियत? क्या आप वोट मांगने निकले थे? आप लोगों की तकदीर बदलने निकले थे? आप दाल चावल सस्ती करने निकले थे? आप पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी के लिए निकले थे? क्या करने निकले थे आप? आपका हदफ एक था कि आर्मी चीफ ना बने और चीफ जस्टिस ना बने। दोनों सूरतों में अल्लाह मियाँ ने कहा मैं हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह मियाँ है जिसके हाथ में सब कुछ है, और डिवाइन हेल्प आप इसी को कहते हैं ना। देखा आपने। और प्रॉब्लम ये है पराचा साहब कि हमारे मुल्क की बदनसीबी, बदकिस्मती, बदहाली ये है कि आप 23 अक्टूबर का अगर डिसीजन देखें, जो मिलिट्री कोर्ट्स को उड़ा दिया और सस्पेंड कर दिए कानून, इसका मतलब ये कि इस मुल्क के अंदर जासूसी जायज़ है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर बातें करना, उनके राज अफशा करना जायज़ है। कोई पड़ोसी मुल्क का बंदा आए, वो यहाँ जासूसी करे, तनसीबात उड़ा दे, जहाज़ उड़ा दे, टैंक उड़ा दे, उसका कोई पूछेगा नहीं। कानून नहीं बोल रहा ये पॉलिटिकल डिसीजन है भाई। को पॉलिटिक्स मैं इसी नुक्ते पे आता हूँ। मैं मिलिट्री कोर्ट्स की आपने बात की, मैं एक ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मिलिट्री कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही गैर आइनी करार दिया है। ना सिर्फ वो, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से क्या बात करनी थी, उन्होंने वो कानूनी 21D उड़ा दिया, 2D1 उड़ा दिया, 2D2 उड़ा दिया, 49 सेक्शन 5 उड़ा दिया। एक अदालती हुक्म है। इसके हवाले से वाडा साहब से मैं बात करना चाहता हूं कि अब क्या होगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। सेनेटर साहब, आपने मिलिट्री कोर्ट्स की बात की, आपने एलेबोरेट भी कर दिया कि उस फैसले के हवाले से क्या क्या खुदा न खास्ता हो सकता है। प्लस आप कह रहे हैं वो पॉलिटिकल फैसला था। अब फैसले तो होते हैं, पॉलिटिकल भी होते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। पराचा साहब, आपका पड़ोसी मुल्क है इंडिया। कभी आपने उनके फैसले ऐसे देखे हैं जिसमें पाकिस्तान, उनके मुल्क की बका सलामती क्वेश्चन में आ जाए? कभी नहीं देखेंगे आप। हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की बका सलामती, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल एसेट्स अंडर क्वेश्चन आ गए। कुलभूषण यादव को आपने फेवर कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर, जबकि इंडिया जब इंटरनेशनल कोर्ट्स में गया था कि उसको कुलभूषण को मिलिट्री कोर्ट में ना करें, तो उन्होंने कहा मिलिट्री कोर्ट वो सारी चीज़ें दे रही है जो एक कन्वेंशनल कोर्ट दे रही है। नंबर 1। नंबर 2 ये APS के साने के अंदर जो हमारे बच्चों के साथ फुटबॉल बना के उनको शहीद किया गया, मासूमों का खून बहाया गया, मुझे लफ्ज़ कहते हुए शर्म भी आ रही है। लेकिन इतनी बर्बरियत वाले काम के अंदर सबको मिलिट्री कोर्ट्स ने फांसी दी। लेकिन एक आदमी जो इन कोर्ट्स में गया, वो आज तक उसका फैसला नहीं हो सका, आज तक फैसला नहीं हो सका। तो जिस मुल्क के अंदर आप मनमानी एक होस्टेज कर दें सिस्टम को, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो अदालती निज़ाम हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का निज़ाम हो, या चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मीडिया, आप कॉर्नर कर दें, पाकिस्तान को अपनी जागीर बना लें, अपने फैसले अपनी मनमानी और गैलरी के लिए करें, तो सर फिर पाकिस्तान की खुद। अच्छा, आप किसको क्वेश्चन मार्क में ला रहे हैं? आप ला रहे हैं पाक फौज को, जो डिटरेंट है हमारा, जो एक ही हमारा डिफेंस का इदारा है जो मुनज़्ज़म है, जिसको आप कह सकते हैं बाय एंड लार्ज 90% लोग उसमें ईमानदार, नेक नीयत, डायरेक्शन के साथ है। पाकिस्तान को बचाने के लिए, उसकी बका सलामती अंदरूनी और बैरूनी जाने देने के लिए भी, कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं, वॉलंटरी, दिल से खुद चाहते हैं कि हम शहीद हो जाएं। हम में से कोई सब बकवास तो करते हैं कि मैं मुल्क के मरने को तैयार नहीं, मुल्क के मरने के लिए। ये बातें स्लोगन्स हैं पॉलिटिशियंस के। उन लोगों को आपने, मैं आपके साथ गलत हो जाए तो आप FIR काट सकते हैं, मैं पर्चा दे सकता हूँ, ऐसा कुछ गलत है। फौज का गलत करेंगे तो आप, फौज नहीं कर सकती। मतलब ये क्या है? मतलब अगर आज मैं किसी जज साहब का नाम लेके कोई गलत बात कर लूँ तो मुझे कंटेम्प्ट में बुला लेंगे, आपके साथ गलत बात करूँ तो आप मुझे केस कर देंगे, FIR काट देंगे मेरी।
आप फौज को क्लीन चिट दे दें कि उसकी तनसीबात उड़ा दें, उसकी सिक्योरिटी ऐसे कर लें। ये पैरेलल, वो कह रहे हैं कि पैरेलल जो जुडिशल सिस्टम है आखिर है तो सही ना, मुल्क का अदालती एक निज़ाम तो है ना। सर मेरी एक बात सुनिए, केस तो चलेंगे। मुझे एक बात बताएं कि एक जज की कंप्लेन होती है, किधर जाती है वो? एक जज की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाती है, जुडिशल काउंसिल में जाती है, वो मिलिट्री के पास तो नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के सेटअप के अंदर जाएगी। तो फौज का जो मामला है वो फौज के सेटअप पे जाएगा ना। फौज का सेटअप का मामला मैं तो नहीं करूंगा। अपील तो कर रही है, नहीं, लेकिन बात सारी देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जितनी शिकें सस्पेंड हुई हैं रिव्यू के अंदर, ये सब वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी। आप बिल्कुल आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आप मुल्क की सलामती का थोड़ी कर सकते हैं, आप मुल्क तोड़ने की साजिश थोड़ी कर सकते हैं। हु विल टेक द ब्लेम, हु इज रिस्पॉन्सिबल? आज अगर इस मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्दी हो गई, इस मुल्क के अंदर कोई जासूसी के तहत नुकसान हुआ पाकिस्तान को, तो जो इस चीज का हिस्सा थे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर मैंने एक फैसला कर दिया है मेरी मिनिस्ट्री के अंदर या मैंने अपने कारोबार में, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। और आप कैसे लाइसेंस दे सकते हैं कि आप जासूसी करें इस मुल्क के अंदर? अच्छा, आपने पकड़ लिया स्पेसिफिक 9 मई कि वो इसको बेल आउट किया है, भाई उस बेल आउट का पाकिस्तान की बका और दफा थोड़ी लगा सकते हैं। वो सारे आर्टिकल चले गए, वो सेक्शन आपने कभी सुना है कि ये आपने सस्पेंड कर दिया हो? अच्छा, अब आप आ जाए 1 मिनट और आगे। एसपीडी के अंदर फौजी लोग काम करते हैं। कल वो एक मिसाल के तौर पे कोई राज अफशा करते थे न्यूज़ का हमारे, वो कहे जी हम तो रिटायर हो गए, हम सिविलियन होंगे, हम सिविलियन कोर्ट में जाएंगे। तो आपने तो खुला लाइसेंस दे दिया। एक दूसरा ये कि जिनके आज तक ट्रायल हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, उनको क्या कब्र से निकालेंगे अब? उनका क्या कसूर था? उनको सजाएं मिल चुकी है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज ये कि अगर आपने ये डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने आपको अभी आपके जवाब दे दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोर्ट की कंप्लेन कर सकते हैं, तो भाई आप जाके मिलिट्री में दे दें उनकी कंप्लेन। मिलिट्री का काम सुप्रीम कोर्ट को दे दें, सुप्रीम कोर्ट का दोनों का मिला के जुमहूरी लोगों को दे दें। ये कोई तरीका? अच्छा चलें, आपने कंक्लूजन तो दे दिया कि ये बहाल होगा, 2D1 2D2 49(5) बहाल होंगे। ये जो सस्पेंड किए लॉज ये सब रिवाइव होने चाहिए होंगे। लेकिन ये जो हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, इलेक्शन की बात कर रहे थे, कराची की मैं बात करना चाह रहा था। अब अजीब उधर डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ज़ाहिर है सियासी जमातें, उनका हक है। जीडीए अब अलायंस में आ गई एमकेएम के साथ, नून लीग के साथ। ये आप हंस रहे हैं सर, कमाल है, इतना बड़ा उधर इत्तेहाद बना है। आपने मेरा सारा सवाल ही तय कर दिया। देखिए पराचा साहब, मैं आपको बताऊँ हुआ क्या है। हाँ, जब मियाँ साहब ने आके तकरीर की ना, हाँ, मीनार पाकिस्तान में, तो उन्होंने हवा, बहती गंगा सबको एनालाइज करके देखे। वो तो इस नवाज शरीफ साहब जहाँ आज खड़े हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे तकरीरें कर रहे हैं या जहाँ हवा उनकी तरफ चल रही है, उसका क्रेडिट तोहफे के तौर पर अल्लाह के बाद इमरान खान साहब ने उनको ट्रे में रख के दिया है। मौका अगर ये काम नहीं करते, 9 मई वाला उससे पहले वाले सारे वाकयात नहीं करते, तो ये तो सेकंड पार्टी थी, फर्स्ट पार्टी तो पीटीआई थी। अब जब आपने काम कर दिया, असल तो मुझे चाहिए नवाज शरीफ साहब को जाके जेल में उनका शुक्रिया अदा करें, उनको गले मिलना चाहिए कि भाई आपने मेरे लिए राय हमवार की है, और ये तो बेनिफिशियरी है सिस्टम के। लेकिन नवाज शरीफ ने, मियाँ साहब ने अपनी तकरीर में ये तो कहा कि मेरी 40 साल सियासत का निचोड़ ये है कि हमें मुत्तहद होकर मिलकर पाकिस्तान को तरक्की लूटना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है। देखिए वो पीटीआई का पुराना नारा लगा रहे हैं। देखिए इसमें सारी चीज़ों में देखिए मेरे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि पीटीआई जिसको गाली देती थी मौलाना साहब को, उसके पास चली गई और उनसे कहा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। तो भाई फिर उनको गाली क्यों देते थे? अब वो कहते हैं अब हम पीपल्स पार्टी पे जा रहे हैं। वो क्यों गाली? नहीं पर ऐसा देखिए, गालियां क्यों देते थे? अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। अब आप पीपल्स पार्टी के बाद पीटीआई जा रही है, पीटीआई की स्पोक्स पर्सन बन गई पीपल्स पार्टी के, लेवल प्लेइंग फील्ड है, उनको भी आने दें। क्यों ही हो रहा है? पीपल्स पार्टी के साथ भी गेम हो गई। मियाँ साहब 16 महीने सबने मजे लूटे। पहले मियाँ साहब ने बयानिया बनाया, देखा मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। पहला बयानिया पीटीआई का आया, ठीक है जी, करप्शन मुकाओ, ये वो, ट्रम्प सब चोर। तो फिर आपने किया क्या उनके साथ? आपने खुद झूठी रिपोर्टें बना के मियाँ साहब को मुल्क से भेज दिया, ठीक है। दूसरा बयानिया आया, मियाँ साहब ने कहा मैं XYZ का एहतसाब करूंगा अभी आने से पहले, वो रिवर्स हो गया, ठीक है जी, वो बयानिया पिट गया। पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम रोटी कपड़ा मकान, इलेक्शन और पीडीएफ इत्तेहाद, मजे लूटे सारे कुछ, ठीक है, उनका वहाँ बयानिया पिट गया। बेंगल साहब है मिसिंग पर्सन लेकर, वो बयानिया पिट गया कि भाई लोगों ने कहा भाई मिसिंग पर्सन आप यहाँ पे सुने तो सर मेरी बात सुने ना, आप और मैं 16 जमातों ने मुल्क में कर्जे लिए, अयाशी की, महंगाई के अंदर डुबो दिया,
पीटीआई को मैं बरीजुमा नहीं करा, लेकिन उसके बाद आप हम निवाला हम प्याला होकर आज एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, थिंकिंग के इलेक्शन में लोग ये सोचेंगे अरे ये तो आपस में दुश्मन है। अब आप मैंगल साहब से पूछेंगे भाई मिसिंग पर्सन थे तो 16 महीने क्यों गए बैठे थे इनके साथ? पीपल्स पार्टी से आप पूछेंगे, पीपल्स पार्टी बयान दे रही है, बयान दे रहे हैं। इसी वजह से ये सब एक ही चीज का लड़ाई। मैंगल साहब इसी मिसिंग पर्सन के इशू पर तो आपकी हुकूमत से अलहदा हुए सर थे मेरी ना, बात सुनिए PTI सर, की देखिए हुकूमत मेरी से। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिर हमारा हिस्सा क्यों थे? आप 16 महीने क्यों इनका हिस्सा रहे? जब आपके प्रिंसिपल स्टैंड है तो खड़े हो ना अपनी बात के ऊपर। देखिए मैं जब निकाला गया तो अरूज पे था ना, सब कोई खड़ा रहना मैं अपने स्टैंड पे, सही था गलत था सही हो गया। बैक टू माय क्वेश्चन, टाइम जा रहा है। ये सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ पराचा साहब, जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये कि मियाँ साहब को भी इस्तेकाम पाकिस्तान, खटक, आज़ाद, MQM शेमक्यूएम जैसी पार्टियाँ वाटियाँ मिला मिलू के नज़र आ रहे हैं, धागे से ही पतली गवर्नमेंट नज़र आ रही है। अच्छा ठीक है। So, एक मिनट, यानी आप ये फरमा रहे हैं कि एक कोalition सी बनेगी अगली हुकूमत जिसमें सारे होंगे बंदर बांट होगी। ठीक है। पीपल्स पार्टी को अच्छा, पीपल्स पार्टी के हाथ से बलोचिस्तान निकल गया, पीपल्स पार्टी के हाथ से KPK निकल गया, पीपल्स पार्टी के हाथ से साउथ पंजाब निकल गया। ठीक है। उनको भी समझ में आ गई कि फ्लिप हो गया, PDM ने भी उनको इस्तेमाल कर लिया, PDM कहती है इन्होंने हमें इस्तेमाल किया। अब लोग ये पूछें कि पराचा साहब को जो आज गालियाँ दे रहे हैं आप, तो भाई कल तो पराचा साहब मज़े लूट रहे थे, खाने खा रहे थे, जहाज उड़ा रहे थे, गाड़ियां आगे पीछे चला रहे थे, कर्जे ले रहे थे, केसेस माफ करा रहे थे। अब क्या हो गया? तो सारों का बयानिया पिट गया। अच्छा किसी का मंशूर नहीं सिवाय मजलूमियत के, मैं लुट गया मैं बर्बाद हो गया। भाई लुट गया बर्बाद होने से हमारा मतलब नहीं, हमें बताओ चीजें कैसे ठीक। लेकिन मुल्क को तो इन्होंने ही आगे लेके जाना है। भाई तो 45 साल से पीछे भी तो ये लेके गए, तो पीछे ले जाने वाले आगे कैसे जाएंगे? क्या ऑप्शन है पॉलिटिशियन के? देखिए सर, अगर आपको जमहूरियत के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जमहूरियत का जनाजा ही लेके चलना है माजरत के साथ, तो भाई आप इन्हीं जमहूरी पार्टियों में से अच्छे लोग ले आए ना सामने। मिसाल के तौर पर अली मोहम्मद खान है, वो तो लोगों ने लेके आना। तो सर अगर लोग अगर जो सफर कर रहे हैं, जिनके बच्चे मर रहे हैं, जिनके बच्चों की अजमतें लुट रही हैं, जिनको कत्ल किया जा रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा, दवाइयां नहीं मिल रही, बिजली के बिल भरने का पैसे नहीं, नौकरियां नहीं है, घर का किराया देने के लिए, अद्वियात देने के लिए, बेरोजगारी है, कुछ भी नहीं है, खाने के और फिर भी उन्होंने वोट देना है 5,000 रुपए के ऊपर और एक मोटरसाइकिल के ऊपर। तो फिर उनकी मर्जी है ना सर, मेरे और आपके चीखने से क्या होगा? वो तो उनको एजुकेट होना है ना। अगर वो अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो मैं थोड़ी खड़ा हो सकता हूँ। तो आप ये फरमा रहे हैं, जो आप फार्मूला रादर दे रहे हैं कि पार्टियों में जो अच्छे लोग हैं, आपने अली मोहम्मद खान साहब की मिसाल दी, पीपल्स पार्टी से, सब में अच्छे हैं सबको, यानी इनको पिक करना चाहिए। हाँ, और इनको आगे लाएं, वोट दें और जमहूरी जनाजा भी लेके चलते रहें और सारी चीज़ें भी चलते रहें। देखें इलेक्शन को आप जमहूरी जनाजा क्यों इसलिए सर कि मुझे देखें, अगर मुझे जमहूरियत, आइन, कानून, अगर मुझे कोई भी वो चीज़ जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है एक इंसान की तरह मुझे नहीं दे रहा, तो मेरे लिए बेकार है। मैं उसका ढोल थोड़ी पीटूंगा, मैं तो ढोल नहीं पीट सकता सर। मुझे गुलामी अगर करनी है तो मैं गोरे ही गुलामी करूंगा। बैक टू माय क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे सिर्फ ये MKM, GDA, नून लीग, इनके इत्तेहाद का जो मैं पूछ रहा हूँ, कोई इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा। सर इत्तेहाद भी होंगे, लड़ी के अंदर सब जुड़ भी जाएंगे, लड़ी टूट भी जाएगी, गिर भी जाएगी, बस यही चलता रहेगा। ये 65 साल से हम देख रहे हैं ड्रामा तमाशा, यही चलता रहेगा। चलें, बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वाडा साहब, आप तशरीफ़ ले आए। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।